कक्षा में हैं और ज्योग्राफी की कक्षा की कड़ी में हम लोग भारत के भूगोल में, और भारत के भूगोल की कड़ी में हम लोग पहला चैप्टर भारत का भौगोलिक परिचय देख रहे हैं। और भारत के भौगोलिक परिचय में ये जो दो भाग हैं, एक भाग आपका राजनीतिक भूगोल जिसको कल आप लोगों ने देखने की कोशिश की, और दूसरा भाग ज्यामितीय भूगोल जिसको हम लोग आज देखेंगे। राजनीतिक भूगोल की कड़ी में जो मुख्य पक्ष हैं वो कल आप लोगों ने देखा, विशेषकर भारत के पड़ोसी देश और भारत का क्षेत्रफल और दृष्टि से जो पॉलिटिकली हम लोग को जानना चाहिए था पॉलिटिकल ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में, कि विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या के दृष्टि से भारत विश्व का पहला देश हो गया, परंतु क्षेत्रफल में हम 7वें नंबर पे हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के दृष्टि से जो चीज़ हमें जाननी थी विशेषकर वो भौगोलिक सीमा, हमारी 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा को स्पर्श करती है। स्थलीय सीमा भी है और जलीय सीमा भी। स्तरीय सीमा के दृष्टि से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान सबसे लंबी है। और यदि अब जलीय सीमा के दृष्टि से देखिए तो श्रीलंका को देख सकते हैं। हमारा दो बिंदु काफी इंपॉर्टेंट है जो श्रीलंका से संलग्न है, एक पाक जल संधि और दूसरा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में हमारा डुगोंग संरक्षण केंद्र भी बनाया गया है, जो समुद्री गाय होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कमीशन के दृष्टि से। समुद्री गाय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ बनाए गए? वो मन्नार की खाड़ी में ही बनाए गए। खैर वो तो आगे भी परिचर्चा पे आ जाएगी, इस परिचर्चा में भी। हमारी आज की कक्षा ज्यामितीय आकार से, ज्यामितीय विस्तार से, कि भारत ज्यामितीय विस्तार में किस अक्षांश किस देशांतर में आता है। भारत का अंडमान निकोबार के भी अक्षांश देशांतर अलग है, भारत का अक्षांश देशांतर अलग है, लक्षद्वीप का अक्षांश देशांतर अलग है। क्योंकि जब आप मैप देखिएगा तो आपके अंडमान निकोबार मुख्य भूमि से बिल्कुल अलग है, और मुख्य भूमि से और उधर दूसरी तरफ लक्षद्वीप अलग है जो कोरल रीफ से बना है। और टेक्टोनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी की क्रिया से हमारा अंडमान निकोबार बना है। अंडमान निकोबार ही भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तटीय रेखा को यदि जोड़ दिया जाए तो इंदिरा बिंदु है, ग्रेट निकोबार पे। इसी क्रम में इन सब बिंदुओं को देखेंगे ही, चूंकि वो भौतिक विभाजन की कक्षा में आती है। भौतिक विभाजन की कक्षा में 4 पार्ट से सबसे महत्वपूर्ण में है गंगा का मैदान, जो सबसे लंबा है, सबसे अधिक प्रतिशत है, 43% करीब पर्वत है हमारा, 30% के आसपास पर्वत पहाड़ को मिला दीजिए तो आप 28-27%। सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। उस भौतिक विभाजन में ही उसी क्रम में हम लोग तटीय मैदान और द्वीपीय समूह और मरुस्थल को भी देखने का प्रयास करेंगे। और तब जाके आपके ये 2 चैप्टर जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका पूरा हो पाएगा। हालांकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें करेंट के कुछ पार्ट है जो आते हैं नियमित रूप से किसी स्थान से चर्चा में आती है, और वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कल भी जब मैं चीन की चर्चा कर रहा था कि चीन के साथ हमारे कौन कौन से राज्य हैं विवाद के बिंदु पे, मैंने कहा कि चीन के साथ विवाद के बिंदु बदलते रहते हैं। एक समय में डोकलाम वगैरह सब, दौलत बेग ओल्डी, ये सब क्षेत्र विवाद के घेरे में होता था, लेकिन आज के संदर्भ में कोई बहुत बड़ा विवाद हमारा चीन के साथ नहीं। सीमा विवाद जो वर्षों का विवाद है वो आज भी लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर चीन के कब्जे में है। हम लोग कल एक एक करके सिलेबस और उसके साथ क्या क्या पढ़ना चाहिए उसको हम लोगों ने देखा। आज भौगोलिक परिचय में हम लोग देखेंगे ज्यामितीय विस्तार को, और ज्यामितीय विस्तार की व्याख्या ही होगी आपके अक्षांश देशांतर। कर्क रेखा की यदि हम जानकारी आपको देंगे, कर्क रेखा भी क्या है, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं,
कर्क रेखा कहते हैं, क्योंकि आपकी जानकारी में मैं दे दूं, ग्लोब का दो भाग होता है, एक पूरब पश्चिम, और वो पूरब पश्चिम एक काल्पनिक रेखा है जो अक्षांश कहलाती है, जो क्षैतिज होती है, और एक होती है लंबवत जो देशांतर कहलाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर की काल्पनिक रेखा है वो देशांतर कहलाती है। अब ये पूरब से पश्चिम की जो अक्षांश रेखाएं हैं उसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है विषुवत रेखा, इक्वेटर, और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। दूसरा पार्ट्स होती है जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत के 8 राज्य से गुजरते हैं, वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। और फिर इसी का दक्षिणी अक्षांश ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। और ये भी याद रखिए, केवल भारत का राज्य नहीं बल्कि विश्व के कौन कौन से देश कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, विश्व के कौन कौन से देश मकर रेखा के से होकर गुजरते हैं, वो सब भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से, बीपीएससी के दृष्टि से मायने रखते। तो हम लोग सबसे पहले उसी का आगाज करेंगे। लिखा ही हुआ है, कल भी बता ही रहे थे, उसी कक्षा का एक्सटेंशन है ज्यामितीय विस्तार। तो लिखेगा भौगोलिक परिचय का दूसरा भाग। भौगोलिक परिचय का दूसरा भाग, भौगोलिक परिचय का दूसरा भाग ज्यामितीय विस्तार होता है। भौगोलिक परिचय का दूसरा भाग ज्यामितीय विस्तार होता है। ज्यामितीय विस्तार होता है। ज्यामितीय विस्तार होता है इसे अक्षांश देशांतर में, जिसे अक्षांश देशांतर में, अक्षांश देशांतर में या अक्षांश देशांतर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अक्षांश देशांतर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अक्षांश रेखा को लैटीट्यूड कहते हैं और देशांतर को हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। भाषा में कहीं कोई अवरोध नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो भाषा आपके, जो बचपन से जिस शब्द को आप सुनते आ रहे हैं उसको दिमाग में रखिए। अक्षांश सुनते आ रहे हैं तो अक्षांश रखिए, देशांतर रखते हैं तो देशांतर रखिए, लैटीट्यूड रखते हैं तो लैटीट्यूड रखिए, लॉन्गिट्यूड रखते हैं तो लॉन्गिट्यूड। एक कहीं है कि मैप ग्लोब तो ऐसे भी आपका जो एटलस है वो तो ऐसे भी ज्योग्राफी की कक्षा में आपके पास ही होना चाहिए कि आपकी समझ क्या हो सके कि एक अक्षांश और एक देशांतर रेखा को बनाने में एक पूरी कक्षा निकल जाएगी। सही ढंग से बना दिया जाए तो पता चलेगा कि एक कक्षा सिर्फ अक्षांश देशांतर का, वो चित्रकारी की कक्षा अधिक हो जाएगी बनिस्पत की ज्योग्राफी की कक्षा। मूल बिंदु पे आ जाइए। अब इस अक्षांश देशांतर को समझ लेना है कि अक्षांश देशांतर क्या है। तो मैंने अभी कहा किसी चीज को थोड़ा सरल तरीके से समझने का प्रैक्टिस की। ग्लोब के दो भाग होते हैं, एक भाग पूरब से पश्चिम काल्पनिक रेखा जो खींची जाती है वो, जिसे हम अक्षांश कहते हैं, और एक उत्तर से दक्षिण काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसको देशांतर कहते हैं। अक्षांश रेखा के 3 रेखा होते हैं। कौन कौन सी रेखा होती है? भूमध्य रेखा, विषुवतीय रेखा जिसको कहते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब इस तीनों कंसेप्ट को देख लेना है। भारत किस रेखा के बाद के पास है? तो कर्क के पास है। भारत के बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही गुजरती, गुजरात राजस्थान से लेकर मिजोरम त्रिपुरा तक हमारा कौन सा गुजरता है? कर्क रेखा ही गुजरती है। 8 भागों में सबसे लंबी वो मध्य प्रदेश में है, और जिस राज्य की राजधानी से होकर गुजरता है वो झारखंड है, रांची से होकर गुजरती है, ठीक है। कल शायद रांची के करीब में बता भी रहा था कि स्वर्णरेखा नदी पर हुंडू जलप्रपात है। नहीं पढ़े हैं तो अगले दिन पढ़िएगा, कहीं ना कहीं तो रांची में हुंडू जलप्रपात पढ़ना ही है, स्वर्णरेखा को पढ़ना ही है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा के किनारे ही है। जो हमारा पहला स्टील फैक्ट्री था निजी क्षेत्र का 1907 में बना था, 1913 में प्रोडक्शन शुरू हुआ। मूल में आ जाइए। उसी टाटा सन्स के चेयरमैन को अभी हम लोग ब्रिटेन का नाइटहुड अवार्ड दिए हैं।
वो भी आपने कल के समाचार पत्रों में देखा होगा। तो टाटा के ही चेयरमैन है ना, मिस्टर चंद्रशेखर कौन है, टाटा के ही चेयरमैन है, ठीक है कि नहीं। तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। खैर अभी हम लोग इसको देख ले पहले, तो क्या लिखे, हाँ अब लिखिए, ग्लोब को ध्यान में रखते हुए, ग्लोब को ध्यान में रखते हुए, ग्लोब को ध्यान में रखते हुए दो प्रकार की रेखाएं दिखाई देती, दो प्रकार की रेखाएं दिखाई देती। बेसिक देख, एक रेखा क्षैतिज होती है, क्षैतिज मतलब ये क्या है, ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक रेखा क्षैतिज होती है जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है, एक रेखा क्षैतिज होती है जो पूरब से पश्चिम खींची जाती है, जो पूरब से पश्चिम खींची जाती, और दूसरी रेखा लंबवत होती है, और दूसरी रेखा लंबवत होती है, दूसरी रेखा लंबवत होती है जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती, और दूसरी रेखा लंबवत होती है जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती क्रमशः, क्रमशः मतलब पूरब से पश्चिम जो खींची जाती है उसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड या अक्षांश, और जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती है क्या है, लंबवत। ये क्या है, ये है क्षैतिज। तो ऐसे जो खींचेंगे तो उसको क्या कहेंगे, लैटिट्यूड अक्षांश, और ऐसे जो खींचेंगे उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे देशांतर, लॉन्गिट्यूड। अब ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उसको समझ लीजिए। अब आइए अक्षांश रेखा, उसको डील करेंगे, पहले एक एक चीज को पहले डील करें, तब आज दिखाएंगे कि भारत कितना डिग्री अक्षांश और कितना डिग्री देशांतर के बीच है। और फिर जब द्वीप समूह पढ़ाएंगे भौतिक विभाजन में, तो यह बताएंगे कि अंडमान निकोबार का अक्षांश देशांतर क्या है और लक्षद्वीप का क्या है, जो आज तक नहीं पूछा है, कभी भी पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में ही पढ़नी थी, ठीक है कि नहीं। तो अक्षांश देशांतर सिर्फ भारत का ही नहीं देखना है, भारत के भीतर या भारत के सीमा क्षेत्र में ही अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी देखना, और साथ में बीपीएससी की जब तैयारी करते हैं तब तो बिहार का भी देखना चाहिए। मतलब अक्षांश देशांतर 4 देखना है, एक भारत का, दूसरा बिहार का, तीसरा अंडमान निकोबार का, और चौथा लक्षद्वीप का, ठीक है कि नहीं। मार्गदर्शक की भूमिका यहीं पे होती है कि किन किन चीजों को देखो, किस पे कितना फोकस करो, कितना किस पर फोकस नहीं करो, ठीक है कि नहीं। आज तक कभी नहीं पूछा है, भारत का अक्षांश देशांतर और बिहार का अक्षांश देशांतर बीपीएससी में कई बार पूछा, लेकिन एक बार भी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को नहीं पूछा। फर्स्ट है कि जिस साल पूछेगा उस दिन, उस साल आप याद करके रखे, इस जब भी, तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। और जो लड़का इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी, उसके एक एक क्वेश्चन से आगे बढ़ता है आदमी। चलिए लिखिएगा, अब लिखिए, ये लिख रही है, ये लाइन लिख रही है ना, लिखेंगे। पूरब से पश्चिम की रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, पूरब से पश्चिम खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं।
है कि नहीं। हालांकि पृथ्वी ऐसा नहीं है, पृथ्वी ज्यादा गोल है, ध्यान रखिए। क्या क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यह है विषुवत रेखा। क्या है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को क्या है? क्या है? ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये है कर्क रेखा। तो हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का है। और यह है 23.5 डिग्री मकर रेखा, जिसे हम लोग मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का बीमारी है ना कैंसर, बीमारी है कैंसर। आगे हमने तो आपको देखा भी नहीं है। नहीं कीजिए भाई, सत्ता जी हमारे प्रिय शिष्य। और बात है कि मेरा प्रभाव कम पड़ा है उन पर, कभी कभी बेचारे बेचारे हो जाते हैं। चलिए, हाँ, तो मैं बड़े अच्छे जगह पे था। क्या थे? हाँ, मैं था कैंसर में। आजकल एक बीमारी बड़ी चर्चा में रहती है, कैंसर, जो लाइफ स्टाइल के अनियमितता के कारण ही होने लगा है। सर्वाइकल कैंसर, अभी राष्ट्रपति अभिभाषण दे रही थी, देखे होंगे। और अभिभाषण में भी कई करेंट के फैक्ट है। यूबीन, यूबीन पोर्टल नाम सुना होगा, आपकी परीक्षा में आएगा। यूबीन पोर्टल का संबंध किससे है? बताओ। तुम मारोगे कैंसर पे, हम जानते हैं, इतना विद्वान हो ना तुम लोग की अंदाज लगा। चलो कल के टेस्ट के लिए रहने दो। यूबीन पोर्टल का संबंध किससे? एनसी से। क्या? यूबीन पोर्टल का संबंध, उस पर चर्चा कर रही थी वो अभिभाषण के क्रम में। आप, मैं कहता भी हूँ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को जरूर सुनिए। कमीशन के छात्र को यदि आप अभिभाषण सुनते हैं तो 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रेंड के कई तथ्य है उसमें, ठीक है। नमस्ते योजना का संबंध है उसमें, पीएम जो सूर्य योजना है उसका संबंध है उससे, यूबीन पोर्टल का संबंध है। 332 मिलियन टन हमारा अनाज का प्रोडक्शन है 2023-24 के अनुसार, उसकी चर्चा है। दूध, मसाला इत्यादि में हम पहले राज्य में हैं, पहले देश, पहले स्थान पे हैं, उसकी चर्चा है। ढेर सारी। आप अभिभाषण तो सुनिए, अभिभाषण जब सुनिएगा तभी उसको देखने में मन भी लगेगा। मैं जो बताऊंगा तो अच्छा भी लगेगा, ठीक है कि नहीं। उसमें से निचोड़ निकाल दीजिए। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के भाषण में भी जीके छुपा होता है, मन की बात में जीके छुपा होता है, ठीक है कि नहीं। और उसको यदि कैच कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं भी कैच करते हैं तो टेस्ट में तो चलाएंगे। यूबिन पोर्टल का संबंध जो है वो गर्भवती स्त्री और बच्चों के टीकाकरण प्रोग्राम से उसका ट्रैकिंग किया जाता है। उसका क्या किया जाता है? ट्रैकिंग किया जाता है कि उसका टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत मिला कि नहीं मिला। वो है यूबिन पोर्टल, और जो कमीशन के दृष्टि से काफी मायने रखता है, उस पर नजर रखिए, कि नहीं। खैर चलिए, अभी हम लोग वहां नहीं है, हम लोग अभी हैं, दिखा देंगे। अरे छोड़, करेंट की सुनो, जब बोले तो किसी चीज को सुनो, अपने एंटीना को ठीक रखो। मुझे याद करने की कोई चीज होती है, पेपर पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, आँख का नाक खोल के रखते हैं, सब इसमें आ जाता है, ठीक है कि नहीं। तो उसी तरह से यदि तुम अपना एंटीना को ठीक कर लोगे, एक्सेप्टेंस को बढ़ा लोगे, एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं।
नहीं तो हमें तो पढ़ाना ही पड़ता है कहाँ पे कौन सा चीज को जोड़ के बताना है। ये भी ऐसा नहीं कि हम वहां से सोच के आते हैं। वो यहाँ पे जो प्रसंग चला, कोई प्रसंग चलता है, उस प्रसंग की कड़ी में उसको वहां पे इनपुट में डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि भविष्य के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण मूल में आएगी। खैर, तो मैं बता रहा था कि कैंसर, तो कैंसर कर्क, आजकल कैंसर नहीं देता है परीक्षा, हाँ आजकल कर्क रोग दे देता है। ठीक है कि नहीं, आजकल लेटर बड़ा तेज हो गया है, वो कर्क रोग दे देता है, पहले कैंसर देता था। ठीक है कि नहीं, मूल में आइए। हाँ, शायद पिछले बार दरोगा के मेंस में पूछा था, लड़का .2 से टूट गया उसका, हालांकि बीपीएससी पीटी पास किया, वो उसके लिए बिल्कुल मेंस अच्छा लगता है। तो कहा भी सर हम तो कई बार कई क्वेश्चन मेरा शब्द के अभाव के कारण गलती हो गया। हम कहें जब मैं कक्षा में बोलता रहता हूँ उस समय ध्यान से सुनोगे तो पूछते कि कौन सा चीज गलती हो, तो एक कर्क रोग वाला जो है तो वो गलती हो गया, तो वही मेरे दिमाग में बैठा, इसलिए तुम लोग कोई गलती उलती करके आओ तो हमको बता दिया करो, क्योंकि वो गलती और भी सब करता है परंतु बताता नहीं है। और जबकि हम हर कक्षा में कर्क रोग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऐसे भी हिंदी बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, तो अंग्रेजी हिंदी शब्द का तो अभी लैटिट्यूड पढ़ाया, अक्षांश पढ़ाया, लॉन्गिट्यूड बताए, तो देशांतर बताए ही। ठीक है कि नहीं, मूल में आएंगे। तो अक्षांश रेखा में हमने बताया कि यही 3 रेखा, अक्षांश में यही 3 भाग में बटा हुआ है। कौन से 3 भाग में? एक सबसे पहले विषुवत रेखा लिखिए। अब लिखिए अक्षांश रेखा 3 प्रकार या 3 प्रमुख, अक्षांश रेखा में 3 प्रमुख, 3 प्रमुख। कौन प्रमुख है? वो कौन प्रमुख है? 3 प्रमुख है। कौन से 3 प्रमुख? पहला, ठीक है, विषुवत रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है, पहला है इक्वेटर। देखेंगे ये पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरस्थ, यह पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरस्थ है, सर्वाधिक दूरस्थ, और यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती। कौन से 2 भाग? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। और यह पृथ्वी को, और यह रेखा पृथ्वी को, और यह रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती। एक उत्तरी गोलार्ध, दूसरी दक्षिणी गोलार्ध। मतलब ये जो है ये क्या है? ये उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है? ये है दक्षिणी गोलार्ध। ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्टिक, आर्टिक रेखा। ये है, इम्बैलेंस हो गया है, लाइन खींच कॉपी में अपने स्तर से ग्लोब से देखकर बना लीजिएगा। 66.5 डिग्री साउथ है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है, आर्टिक और अंटार्कटिका सर्किल। 66.5 डिग्री साउथ नॉर्दर्न स्पेयर हो गया, यहाँ से रेखा से इधर आ गया तो क्या है? उत्तरी, इधर आ गया तो दक्षिणी। ठीक है कि नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, ये आपका कौन सा पोल है?
ये नॉर्थ पोल है। ये कौन सा पोल है? ये साउथ पोल है। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ये हम लोग हैं इस तीन रेखा पर, लोग इस तीन रेखा को देख रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे। हो गया। फ्रांस आपका खत्म हुआ ना, विश्वत रेखा आपका खत्म हुआ ना। तो 0 डिग्री के, के दो भाग कौन सा है? दो गोलार्ध में बांटा, उत्तरी और दक्षिणी। हाथ किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है कि नहीं? पूर्णतः वो उत्तरी में नहीं, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ध्यान रखिएगा, वो आएंगे, आगे आएंगे, स्टार्ट करेंगे। अभी तो अक्षांश देशांतर को थोड़ा बताते, तब ना ज्यामितीय को व्याख्या देंगे। ठीक है कि नहीं? इसका लिखेंगे। दूसरा रेखा है, अच्छा नहीं, हाँ लिखो, अच्छा ठीक है ना, विश्वत रेखा। दूसरा रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन बीपीएससी देता है, कौन सी तिथि को कर्क रेखा पे लंबवत सूरज चमकता है? तो 21 जून को। और इसीलिए 21 जून को सबसे लंबी दिन उत्तरी गोलार्ध में, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती। और विश्व योग दिवस भी जो मनाया जाता है वो 21 जून को ही मनाया जाता है। तो बताए हुए हैं कि भारत के यहाँ अनुरोध पर विश्व योग दिवस की शुरुआत हुई थी। दिवस भी, दिवस का सेंट्रल थीम भी आपकी परीक्षा के लिए क्या हो जाता है, मायने रखता है। सबको भी ध्यान में करके रखिए। तो 21 जून, और दक्षिण गोलार्ध में ठीक इसका उल्टा होगा। लिखिएगा वहां पे, एक लाइन लिख दीजिए। 21 जून को, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। सूर्य लंबवत चमकता है। सूर्य लंबवत चमकता है। सूर्य लंबवत चमकता है कारण इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में, कारण इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी दिन और सबसे छोटी लंबी दिन और सबसे छोटी रातें होती है। है? सबसे छोटी रात और सबसे लंबी दिन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या? अब आइए पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। ठीक विपरीत स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में, इसके ठीक विपरीत स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है। दक्षिणी गोलार्ध में होती है। ठीक की स्थिति कहाँ होती है? दक्षिणी गोलार्ध में। है? नोट, भारत के 8 राज्य, भारत के 8 राज्य, भारत के 8 राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते। भारत के 8 राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। 8 राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते।
जैसे जैसे गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जैसे लिखे हैं उसी तरह से याद रखिएगा। तो ऐसे सामान्य रूप से कैसे भी याद करें, लेकिन याद रखिएगा तो अच्छा रहे। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा। कभी परीक्षा में यह भी पूछ देता है, कौन से दो उत्तर पूर्वी राज्य में ट्रॉपिक, या उत्तर पूर्वी राज्य में कितने राज्यों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर, कभी न बता। परीक्षा में 8, 6, 4, 2, इतना सोचता है। कर्क रेखा देखा, भारत देखा, उत्तर पूर्वी थोड़े देखेगा, इतना फुर्सत है। मारा ये में 8 है, मिल गया, एकदम जय जय है। गया जब देखता बाहर में उत्तर पूर्वी राज्य नहीं, ये भी होता है। और कभी कभी उत्तर पूर्वी राज्य भी दे दिया, देख भी लिया, तो वहां पे सोचता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। जहां अपने से सोचा, जबकि पूरा भूगोल में 100 बार बताते हैं उत्तर पूर्वी राज्य में 7 8 है। एक भाई भी, सिक्किम भाई, 7 बहन, ठीक है। 7 बहनों में सबसे पहला पूर्व का द्वार है वो आपका आसाम, यहीं से शुरुआत होती है। फिर भी पता नहीं दिमाग, अरे बिहार या पश्चिम बंगाल या उड़ीसा, सब कहाँ है? ये सब पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी राज्य में नहीं है, पूर्वी भारत में। इसी क्रम में इसको याद करके रखना है, ठीक नहीं? कि उत्तर पूर्वी राज्य में 2 राज्य, बिना नहीं है। हर चीजें लिखने लग गया तब तो हो गया। बातें ध्यान में भी रखिए। तो याद करने का तरीका, क्योंकि सामान्यतः जो क्वेश्चन देखते होंगे, 50 बार देखते होंगे करके, एक ही क्वेश्चन आता है, किस राज्य से होकर करता है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरता। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ ये तीनों रेखा गुजरती। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखा गुजरती। और देश में, विश्व में कितने देशों से होकर करके रेखा गुजरती? 17, ठीक है कि नहीं? तो भारत का दक्षेश से होकर कितने, दक्षेश में कितने देशों से होकर करके रेखा गुजरती थी, सबको भी थोड़ा सा देखना चाहिए। देखिए, पहले एक कोड देते हैं आपको, कोड। मित्र पर गमछा, गमछा झा, ठीक है। मित्र पर गमछा, प से, र से, प से, र से, क से, म से, स से, झाड़ से, हो गया, हो गया ना? मित्र पर गमछा झाड़ लिख लीजिए। तभी आपको याद रहेगा जब याद रहेगा 8 राज्य, नहीं तो उल्टा उल्टा फिट कर दीजिएगा। तो पर गमछा झाड़। अब उसमें 2-3 तथ्य। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती? माही। कौन सी नदी एक बार काटती है? मध्य प्रदेश में, ठीक है कि ना? एक बार काटती है राजस्थान के। नोट, माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
एक बार मध्य प्रदेश में, एक बार राजस्थान, राजस्थान। ठीक है। और 3, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक। कहाँ? मध्य प्रदेश। विदिशा से होकर गुजरती है, इन कैपिटल में तो एक ही कैपिटल रांची से होकर गुजरती है। ठीक है, तो लिखेंगे। यह भी ध्यान में रखें, मात्र राजधानी झारखंड की, मात्र राजधानी झारखंड की से होकर कर्क रेखा गुजरती, मात्र राजधानी, मात्र राजधानी मात्र राजधानी से होकर कर्क रेखा करती है। ठीक है, करती। नेक्स्ट, विश्व में, ऑटोमेटिक, विश्व में 17 देश है, विश्व में 17 देश है जहां से कर्क रेखा गुजरती, 17 देश है जहां से कर्क रेखा गुजरती। 17 देश है जहां से कर्क रेखा गुजरती। सबसे पहले अफ्रीका में लिख लो, अफ्रीका का कौन कौन सा देश है, कंसेप्ट ये भी रह जाएगा। सीरिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, इजिप्ट हुआ मिस्र, नील नदी की देन है, मिस्र का पिरामिड दुनिया के आश्चर्यों में है। इजिप्ट, लीबिया, माली, लीबिया, माली, या माली, मॉरिटेनिया, मॉरिटेनिया, नाइजर, पश्चिम सहारा, पश्चिम सहारा में कितने देश हैं? ज्यादा ये भारत, बांग्लादेश, बांग्लादेश, भारत, चाइना। एक्सेस में कितने देश होते? 2 ना, चाइना है, चाइना है ये। ठीक है, बांग्लादेश, भारत, चाइना, म्यांमार, म्यांमार, ओमान, ओमान, सऊदी अरब, ओमान, सऊदी अरब, ताइवान, ओमान, सऊदी अरब, ताइवान और यूनाइटेड अरब अमीरात। है, सुन लीजिए। दक्षिण एशिया में कौन सा 2 देश हुआ? पहले इसको याद करके रख लीजिए, बांग्लादेश और चाइना। फिर आता है इंडिया, म्यांमार, ओमान, सऊदी अरब, ताइवान, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, इस 4-5 नहीं हुआ टोटल। ठीक है, कितना हो गया? 9, 9 हुआ। नॉर्थ अमेरिका में भी लिखिए, मैक्सिको, बहमास, उत्तरी अमेरिका के बहमास, उत्तरी अमेरिका के बहमास,
बहमास और मैक्सिको से होकर गुजरती है। अमेरिका के बहमास और मैक्सिको से होकर गुजरती है। कौन कौन? कर्क रेखा। कर्क रेखा, ठीक है। नोट नंबर 4, विषुवत रेखा पे दिन रात बराबर होती है। विषुवत रेखा पे दिन रात बराबर होती है। विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होती है। विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होती है। नोट नंबर 5, ए, प्रति 1 डिग्री की अक्षांश की दूरी, प्रति 1 डिग्री की अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर की होती है, ठीक है। 111 किलोमीटर की होती है। कुल रेखा कितनी होती है? अक्षांश की रेखा की कुल संख्या कितनी होती है? 181। और अक्षांश रेखा की संख्या 181, 181। एकदम इतने सारे लाइन को याद रहना चाहिए। विपदा भी हो गया, ज्योग्राफी भी हो गया, भारत का अक्षांशीय विस्तार की कड़ी को अब दिख, ठीक है। 181 हो, और इतना दो अक्षांशीय दूरी के, एक अक्षांशीय दूरी का 1 डिग्री का जो अंतर है, 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी कितना किलोमीटर का अंतर होगा? 111 किलोमीटर का। ये जो आपका हमने दिया है या समान है, तो स्केलिंग करके देना होगा, ठीक कि नहीं? आपको चीज़ों को समझाने के लिए बताया गया। और जैसे 21 जून को कर्क रेखा पे लंबत चमकता है और सबसे लंबा दिन हो जाता है और सबसे छोटी रात, तो मकर रेखा पे किस तिथि को चमकता है सूर्य? 22 दिसंबर। तो मकर रेखा पर सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगा, तो वो 22 दिसंबर होगा। यहाँ 21 तो भी लिख दीजिए, इसको क्यों छोड़िएगा? ठीक उल्टा में कहे ना, तो एक लाइन और लिख दीजिए। नोट नंबर 7, नोट जब भी लिखिए लाल कलम से लिखिए। मुख्य धारा जब भी लिखिए ब्लू कलम ब्लैक कलम से लिखिए। लाल कलम से लिखेंगे। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे लंबवत चमकता है। मकर रेखा पे लंबवत चमकता है। अतः 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 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबी दिन, सबसे लंबी दिन, सबसे लंबी दिन एवं एवं सबसे छोटी, सबसे लंबी दिन और सबसे छोटी रात, सबसे लंबी दिन और सबसे छोटी रात। क्या जब इतना लिख ही लिए तो भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 40,076 किलोमीटर। और लाइन लिख देना, मध्य रेखा की लंबाई 40,076 किलोमीटर। इसे यार लिखने आता है ना? नहीं, 4 लाख लिख लीजिए। 40,076, 40076, 40076, 40,076 किलोमीटर, ठीक है। हम लोग अक्षांश को खत्म कर लिए, मतलब पहला लाइन जो है ये यहाँ तक क्या हो गया? खत्म हो गया ना। और आपके लिए होम टास्क, आपके लिए होम टास्क क्या है? विषुवत रेखा से गुजरने वाले कौन से देश हैं?
और मकर रेखा से गुजरने वाले कौन से देश? होम टास्क कर लीजिएगा ना, ये होम टास्क, होम टास्क टास्क में है विषुवत रेखा से गुजरने वाले देश और मकर रेखा से गुजरने वाले देश की सूची तैयार करें। तैयार करेंगे तो लिखा देंगे, कहीं ना कहीं तो पकड़े जाओगे। क्या तुम समझते हो कहाँ पकड़े जाओगे? नहीं तो बस से कभी सिक्का उछाल के कहा कि चलो टॉस अच्छा क्या करना है, बैटिंग की बॉलिंग में तो हम ही को और सिक्का उछाल के आ जाओ। हो गया। हम अभी हैं एकदम स्ट्रिक्ट कहाँ, अक्षांश और देशांतर। हमको बताना है भारत का भौगोलिक विस्तार, हमको बताना है लक्षद्वीप का भौगोलिक विस्तार अक्षांश देशांतर के दृष्टि से, हमको बताना है अंडमान निकोबार का, ठीक है, हमें उसके विषय में जानकारी देनी है। और इसी क्रम में बिहार का, लेकिन बिहार का तो अलग से देखेंगे, बिहार को भी उसी एंगल से देखेंगे जैसे आप भारत को देखें, पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल और अक्षांश देशांतर ज्यामितीय आकार के दृष्टि। अब आइए देशांतर, देशांतर 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 तो पर उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण जाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। क्या यदि मैं पूछूं ऐसे ही अक्षांश रेखा का क्या इंपॉर्टेंट, गोल में हम अक्षांश रेखा क्यों पढ़ते हैं? हम कहते हैं यहाँ की अक्षांश रेखा इतनी डिग्री, हम इसका तो किस में व्याख्या करना चाहिए? हम इसको व्याख्या करते हैं जलवायु और तापमान में। व्याख्या कहाँ करते हैं? अक्षांश से जलवायु और तापमान का क्या होता है, निर्भरता, उसका निर्धारण करते। कहीं पर लाइन है, लिख सकते हो तो लिख दो महत्व। अक्षांश रेखा को, अक्षांश रेखा के द्वारा जलवायु और तापमान निर्धारण में मदद मिलती, तापमान निर्धारण में मदद मिलती है। बच्चा यदि जवाब देता जो तुम कहे चलेगा, बच्चा क्या कहेगा? मैं पूछूंगा किसी बच्चे से कि बेटा बताओ अक्षांश रेखा का क्या महत्व है, कहेगा किसी स्थान को ढूंढने में चलेगा। आपके लिए नहीं चले, आपके लिए क्वेश्चन भी बन जाए कि हम अक्षांश रेखा से हम किसी स्थान की जलवायु और उसके तापमान का क्या करते हैं, निर्धारण करते। ये आपके लिए इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस। अब आइए देशांतर, ठीक है, देशांतर में आइए। ठीक देशांतर उसी तरह से जैसे पूर्व पश्चिम काल्पनिक रेखा हॉरिजेंटली, इसी तरह से ये क्या है, ये है वर्टिकली लंबवत, तो क्या कहेंगे, देशांतर। और दो देशांतर के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतर के बीच 1 डिग्री अंतराल पर दो देशांतर के बीच 111.11 11.2 किलोमीटर होती। देशांतर रेखा का महत्व है कि इंडिया का जो, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो इस देशांतर रेखा के द्वारा फिक्स होती है।
तो हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। और वो कहाँ है, कहाँ बात करें, लंदन हम करें, वर्ल्ड का बात, इंटरनेशनल दुनिया की बात कर रहे हैं। देखिएगा, दुनिया का मानक समय, विश्व का मानक समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। विश्व का मानक समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से 0 डिग्री देशांतर रेखा से निर्धारित होता है, इसीलिए उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन या मध्याह्न देशांतर का मध्याह्न देशांतर का देशांतर कहते हैं, ठीक है। मध्याह्न देशांतर कहते हैं। लंदन का ग्रीनविच इसी रेखा पर, लंदन का ग्रीनविच रेखा पे है, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। लंदन का ग्रीनविच, लंदन का ग्रीनविच कहाँ है? ग्रीनविच एक नगर है, जैसे हम लोग का दरभंगा है उसी तरह से ग्रीनविच भी। ग्रीनविच एक नगर है जो कहाँ है, लंदन में, और इससे होकर ये गुजरती है, इसलिए हम लोग इसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। प्राइम मेरिडियन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। अब ये ग्रीनविच लाइन के पूरब में स्थित जो 180 डिग्री देशांतर है, पूरब में जो रहेगा तो पूर्वी देशांतर, अब पश्चिम में रहेगा तो पश्चिम देशांतर। ये सब लिखना नहीं, ये सब तो ऐसे ही समझना है। इसमें जो लिखने की बात है, जो पूछने की बात है परीक्षा में, वो ग्रीनविच, वो है आपका प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा, वो आपको याद कर, ठीक है कि नहीं? ये दोनों को भूलना नहीं। अब आइए, ये विश्व का मानक समय भी आपने तय कर दिया, ठीक है कि नहीं? और विश्व के मानक समय की कड़ी में ग्रीनविच को भी देख, एक दो और भी कॉन्सेप्ट है, लिख देंगे। ध्यान रखें, पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती, तो पढ़ते ही होंगे बचपन से, पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, 24 घंटे गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 1 डिग्री देशांतर की दूरी को तय करने में 1 डिग्री देशांतर की दूरी को तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी को तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। पूरब में यह बढ़ता है, दक्षिण में यह पश्चिम में यह घटता है। पूरब में जाने पर यह बढ़ता है, पूरब में जाने पर यह बढ़ता है, और पश्चिम में जाने पर यह घटता है। ठीक है, ओके। 1 घंटा में कितना डिग्री देशांतर का अंतर हो? 15। और इस कड़ी में टोटल आपका 24 टाइम जोन हो जाता है। कड़ी में पूरे देश में, पूरे विश्व में कितने टाइम जोन, और सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में? फ्रांस में। हमारे यहाँ भी 2 टाइम जोन की बात की जाए, ठीक है कि नहीं? तो अलग है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन आप ध्यान में रख सकते हैं कि 24 टाइम जोन है, सबसे लंबा टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम जोन है फ्रांस में। और इस 24 टाइम जोन की कड़ी में इसको भी ध्यान करके लिख,
वर्तमान में क्या भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। संपूर्ण पृथ्वी को इस तरह से 24 टाइम जोन में बांटते हैं, 24 टाइम जोन में बांटते हैं। सबसे अधिक फ्रांस, सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश फ्रांस है। सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश फ्रांस। कौन देश है? फ्रांस। सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश फ्रांस है। सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश फ्रांस है। दो देशांतर के बीच सबसे अधिक समय अंतराल विषुवत रेखा पर है। दो देशांतर के बीच, दो देशांतर के बीच, दो देशांतर के बीच सबसे अधिक, दो देशांतर के बीच सबसे अधिक, सबसे अधिक, दो देशांतर की सबसे अधिक समय अंतराल विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। तो दो देशांतर के बीच सबसे अधिक समय अंतराल विषुवत रेखा पर है। अंडरलाइन कर चलिए। अब इस कड़ी में एक कॉन्सेप्ट आया, मानक समय। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित। ये मानक समय क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? और हम कहते हैं कि यहाँ का लोकल टाइम क्या है। जैसे लोकल टाइम के आधार पर ही हम ये कहते हैं ना कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 घंटे का अंतर। स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर नहीं कहते हैं। इसलिए पूछता भी है कि पटना नहीं मानक समय से आगे है कि पीछे नहीं। तो इस तरह के सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। स्थानीय समय और मानक समय 2 समय होती है। लिख दीजिएगा स्थानीय समय क्या है और मानक समय क्या है। स्थानीय समय लिखिए। स्थानीय समय है कि पृथ्वी पर स्थान विशेष में, पृथ्वी पर स्थान विशेष में स्थिति पर, स्थान विशेष में स्थिति, सूर्य की स्थिति कब निकलता है, कितने निकलता है, सब जगह का अलग अलग होता है ना जी। सूर्य की स्थिति का परिकल्पित समय, परिकल्पित मतलब कल्पना में जो समय है, परिकल्पित समय को स्थानीय समय का मतलब यह हुआ कि सूर्य जो है उस समय लंबवत चमके। स्थानीय समय में क्या होगा? सूर्य उस समय लंबवत चमकता। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होती? अरुणाचल में। सबसे अंत में कहाँ? दोनों के स्थानीय समय में कितने देर का अंतर? 120 मिनट, 2 घंटे का अंतर। नोट। सबसे अधिक, भारत में सर्वाधिक पूरब में, और भारत में सर्वाधिक पूरब में कौन है? अरुणाचल। वहां सूर्योदय पहले होगा। और सबसे पश्चिम में है गुजरात, द्वारका, गुजरात का द्वारका। दोनों के बीच स्थानीय समय में, दोनों के बीच द्वारका, द्वारका ऐसे भी बहुत प्रसिद्ध है। दोनों के बीच स्थानीय समय में 120 का अंतर, 2 घंटे का अंतर होता है। देख लीजिए, अरुणाचल वाले लोग, उत्तर पूर्वी वाले लोग पहले से जग के रहता है, 6 बजे तैयार वार होकर बैठ जाता है 7 बजे तक। नहीं, 7 बजे तक तैयार वार होकर बैठ गया। पूरब में जाइएगा तो 6 बजते बजते एकदम, और दिल्ली में जाइएगा तो वही स्थिति रहती है 7:30 बजे के करीब, है कि नहीं। और पश्चिम में जाइएगा तो स्थिति रहेगा 7:45 8 बजे। तो आपको लगेगा कि देखो अभी यहाँ सूर्योदय ही हो रहा है। और हम पूरा भारत, पूर्वी भारत में कल ही थे
वहाँ जो है सो 6 ही बजे तैयार होके और वहाँ पे इंतजार कीजिएगा दिल्ली में, गुजरात के द्वारका में 7 बजे, अब सूर्योदय होगा तब ना बाहर निकलेंगे, ठीक नहीं? तो दोनों के बीच में स्थानीय समय का कितना अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। ये हुआ स्थानीय समय, माने जहां पर सूर्य लंबवत चमकेगा जिस स्थान पर, उसका जो परिकल्पित समय होगा स्थान विशेष का, उसको स्थानीय टाइम कहेंगे, लोकल टाइम कहेंगे। स्टैंडर्ड टाइम तो स्टैंडर्ड होगा, वो तो निर्धारित होगा कहाँ से? वो जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है उससे। देखिए स्टैंडर्ड टाइम किसी देश का क्षेत्र विशेष में एक मध्यवर्ती देशांतर रेखा के देश का क्षेत्र विशेष का मध्यवर्ती देशांतर रेखा, मध्यवर्ती देशांतर रेखा के स्थानीय समय को, मध्यवर्ती देशांतर रेखा के स्थानीय समय को, स्थानीय समय को स्टैंडर्ड टाइम कह दिया। स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। कौन सा टाइम? किसको? स्टैंडर्ड टाइम का संबंध किससे है? देशांतर रेखा। और लोकल टाइम का संबंध किससे है? सूर्य के लंबवत पड़ने से। दोनों का अंतर हो गया, वो सूर्य के लंबवत पड़ने से, और ये इसका संबंध किससे है? देशांतर रेखा से। और भारत का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से निर्धारित होता है? कलकत्ता से। अंगूठा आई नहीं हो ना कि अभी तक कुंभे में हो, स्नान कर रहे हो तुम, अभी नाव पर, लेकिन नहीं। आदमी गया, कहा कि स्नान कहाँ किए? नाव पे जो है सो 2000 रुपया ले लिया, कहा कि यहीं से ऐसे कर लिया। जगह अच्छा कहाँ स्नान कर? ठीक है, तो हम कहे वही में से पानी यहाँ ले ले, हम ऐठम, जब वही जल ही छिड़कना था। नहीं, कुंभ का मतलब हुआ कि गाय डुबकी लगा, डुबकी लगाने का जगह ही नहीं था, कि नहीं? आगे नहीं। साथ हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। स्टैंडर्ड टाइम भारत का मानक समय, नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितना डिग्री पूर्वी देशांतर? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। कौन बताएंगे? इस 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, कहीं मिलन होगा ना? कौन बताएंगे कहाँ मिलन होता है? और वो मिलन स्थल किस महासागर में? मारो तुक्का मारो, कम से कम तो प्रशांत मारी तुम लोग, ठीक है। लेके आओगे तब तक देखिएगा। अटलांटिक महासागर के गिनी की खाड़ी में, ध्यान में रखें, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विश्वत रेखा, और 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, प्रधान मध्यायन रेखा, प्रधान मध्यायन रेखा का मिलन, अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर, अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में, गिनी की खाड़ी में होता है, गिनी की खाड़ी में होता है। अफ्रीका के पश्चिमी भाग, गिनी की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, याद है। गिनी की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर।
जब उतनी बात तुम लिखी लिए तो यहाँ पर लिख लेना, ये तीनों रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप तीनों रेखा से होकर, अफ्रीका महाद्वीप या तीनों रेखा से, तीनों रेखा से होकर गुजर, तीनों रेखा से होकर गुजर। कौन? जब आप सब कुछ पढ़ ही ली, क्यों इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को, एक लाइन को छोड़? क्यों? तो डिग्री का ही नहीं सर। 0 डिग्री देशांतर मध्याह्न रेखा है और 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। और ये कहाँ कहाँ से गुजरती है ही न जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि सब चीज लिखी लिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि क्या था? ये एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर के बीच 180 देशांतर के समानांतर, यह रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर के बीचों बीच, प्रशांत महासागर के बीच 80 डिग्री देशांतर के, 180 डिग्री देशांतर के पैरेलल समानांतर उत्तर दक्षिण पे खींची नहीं रखी नहीं। 80 डिग्री देशांतर याद रखिए, 80 डिग्री देशांतर याद रखिए। जाती है वो तो काल्पनिक है तो खींच जाएगी, काल्पनिक ही है। उत्तर से दक्षिण, इधर से किधर खींची जाती? इसकी किस महासागर के बीचों बीच? तो याद रखो प्रशांत महासागर। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगी। महासागर के बीचों बीच से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है कि पूरब या पश्चिम जाने में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। देखेंगे इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है, तिथि का परिवर्तन होता है। पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन जोड़ दिया जाता है, पूरब की ओर जाने पर 1 दिन घटा लिया जाता है। पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन जोड़ लिया जाता है। मतलब यूरोप जाइएगा, अमेरिका जाइएगा तो 1 दिन जोड़ दीजिएगा, 1 दिन जोड़ दिया जाता है। पूरब की ओर जाने पर 1 दिन घटा लिया, हटा लिया जाता है। कौन बताएंगे? एक जलसंधि इसके सबसे निकट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सी जलसंधि? कौन सा? बेरिंग। ठीक, लिख लीजिए। अति महत्वपूर्ण है कि बेरिंग जलसंधि, बेरिंग जीवन में 5 जलसंधि जो पढ़े थे तो उसको बोल ही देना है। उसको बता रहे प्रशांत महासागर, हम है भारत, पाक जल संधि है भारत में, हिंद महासागर कुछ तो दिमाग से भी है कि नहीं। तो इतना बेवकूफ हो जाएगा तब तो राज्य का घंटा धार। बादशाह तो दिमाग की हालात को है। हाँ थे हम। बेरिंग जल संधि सबसे निकट है, बेरिंग जल संधि के सबसे निकट इसके राष्ट्रीय रेखा के सबसे निकट कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। चलिए अब हम लोग अपने मूल में आ जाए। हमारा मूल क्या है? हाँ ठीक है। अब आइए
भारत का अक्षांश देशांतर विस्तार, ये भारत का अक्षांश देशांतर विस्तार, अक्षांशीय विस्तार वाले लिखो, अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 45 मिनट से 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। जबकि देशांतर विस्तार 6 से 36 लिख, 6 से 37 लिख, 6 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। मिनट छोड़िएगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ना तो रहता है 6 से 37 डिग्री। देशांतर में है 68 डिग्री से 97 डिग्री। देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत किस देशांतर में है? पूर्वी में, ऊपर में ही पढ़े। किस अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, अंडरलाइन कर दो। तो याद रखिए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का जहाँ द्वीप समूह पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ लिखिएगा तो एक तो याद होगा नहीं, पुस्तक 4 का बोझ रहेगा, और किताब छपवाना होता एक जगह उसको करके बॉक्स में दिखा देते, क्या कि नहीं? या जब पढ़ लो तो एक जगह बॉक्स में कर लो, लेकिन पहले इसको याद करके रख लो। वो तो प्रेजेंटेशन का अपना तरीका होता है, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आइए। मूल बिंदु यह है कि मुख्य भूमि से यदि आप देखेंगे तो अक्षांश देशांतर का विस्तार 30 डिग्री लिखिएगा, इसको ऐसे लिख दीजिए, मुख्य भूमि पर भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार एक समान। मुख्य भूमि पर भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार एक समान 30 डिग्री का। अक्षांश देशांतर का विस्तार एक समान है, 30 डिग्री का अंतर। कितना डिग्री का अंतर? 30 डिग्री का अंतर। ठीक है, 30 डिग्री का अंतर जो स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, जो स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, पोलैंड, जर्मनी के सम्मिलित देशांतर विस्तार के बराबर। समझो, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, पोलैंड, जर्मनी के सम्मिलित देशांतर विस्तार के बराबर है। सब याद नहीं करना है, सब ज्ञान का प्रदर्शन, सब क्या है? ज्ञान का रहेगा नोट में, देखेगा पागल हो जाए। के लिए बता, जो पूछेगा वो बता ही दिए। ठीक है, अंतर याद रखना है, वो याद रखिएगा। ठीक है कि नहीं? कहाँ? अच्छा, एक ये भी ध्यान में रखिए, जो कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अंतर हमारा लगभग 30 डिग्री का है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा कि उत्तर से, किंतु उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम में अंतर, उत्तर से जो दक्षिण है वो 3214 किलोमीटर है, और उत्तर से वो तो जरूरत है कि बीच में हम भी आराम कर ले, 7 दिन कोई संभाल दे। हम AI हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बटन दाब दिया, भाषण शुरू। हम भी मनुष्य है। यस, तो उत्तर से दक्षिण 3214, पूरब से पश्चिम उसमें अंतर है, लेकिन देशांतर वाला में क्या है? 30 डिग्री का अंतर है। तो ये कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी हमको दोबारा याद कराना था कि उत्तर से दक्षिण भारत कितना लंबाई रखता है और पूरब से पश्चिम कितना लंबाई रखता है। इसमें लंबाई किसमें अधिक है? उत्तर से दक्षिण का अलग है, ज़्यादा है। तो अब आइए, देशांतर विस्तार हो गया, अक्षांश हो गया। नेक्स्ट,
नेक्स्ट में आ जाइए, ये सब लिख चुके हैं, ठीक है, ये सब हो चुका, कर्क रेखा हो चुका है। दोनों में कोई संबंध ही नहीं है। चलिए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ में एक और कॉन्सेप्ट था कि भारत का मानक समय, भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने पहले देखा अक्षांश देशांतर, अक्षांश देशांतर के पहले अक्षांश के कंसेप्ट को देखा, देशांतर के कंसेप्ट को देखा, और जो भी आपके ग्रीनविच और राष्ट्रीय का आगे, तो हम लोगों ने आपको भी दिया है। और भारत के विस्तार को देखा, भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर, कौन कौन से राज्य हैं और कहाँ पे एक दूसरे को काटता है, कर्क रेखा और मानक समय कहाँ एक दूसरे को काटता है। देखो, आप आजकल का क्वेश्चन बदल गया है, धीरे धीरे बदल रहा है, भले ही नहीं पूछा हो, लेकिन जिस पूछेगा, जिस साल पूछेगा, साल आप सोच के रखिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा हो, लिख देंगे, याद रहे। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजर, भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजर, भारत का मानक समय 5 राज्यों से, लगभग
हमारा जो भारत का मध्य है वहीं से मानक समय गुजरता है। मानक समय किस किस राज्यों से होकर गुजरता है? एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ता, 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 आंध्र प्रदेश से गुजरती और ग्रीन बीच से 5.5 घंटे, ग्रीन बीच से 5.5 घंटे आगे। ठीक है, ग्रीन बीच से 5.5 घंटे आगे चल। कौन का मानक समय ग्रीन बीच से कितना घंटा आगे चल? 5 घंटे आगे चल। ठीक है, अब क्वेश्चन आया, कितने राज्य मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों को परस्पर काटते? कौन से राज्य? और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन एक बार शायद ये सिर्फ पूछे हुए हैं 70वीं और 60वीं, किस क्षेत्र, वहां राज्य नहीं दिया, किस क्षेत्र से दिया, और उस विकल्प के अनुसार क्वेश्चन बैंक लाए हैं। ध्यान रखना। किस जगह से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटते हैं? ए बुंदेलखंड, 2 बघेलखंड, 3 मालवा का पठार, 4 इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ में, और वहीं पे जब मैप देखिएगा, कहीं देखो, पहले का परीक्षा में 2 राज्य याद कर लेते तो तुम्हारा काम क्या होता है, चल जाता। 69वीं बीपीएससी प्री में पूछा था। लेकिन आज के दौर में आपको ऊपर स्थान को भी क्या करना होगा, ध्यान करके रखना होगा। और वो कौन सा पठार है? बुंदेलखंड का पठार। ध्यान में रखें। में भी मैं बता दूं कि कहाँ पे कौन सा स्थल है बुंदेलखंड, उस जगह का नाम है सूरजपुर। तो जिस साल सूरजपुर पूछेगा उस साल और भूकंप आ जाएगा। नहीं समझे? वाह, एकदम एग्जैक्ट आपको उस चीज को याद करके रखना है। ध्यान में रखें, बुंदेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ ऑब्लिक सूरजपुर, बुंदेलखंड का पठार, बंदेल नहीं, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, एक सूरजपुर, सूरजपुर, दोनों रेखा एक दूसरे, दोनों रेखा एक दूसरे को काटती, दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। क्वेश्चन को देखिए, किसी जो अभी तक जितना बार पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार का क्षेत्रफल का 2.4%, परंतु इस संपूर्ण मानव जाति का कितना प्रतिशत जनसंख्या है? 17, 18, 22। तो 17%, 17.5%। लेकिन जिस साल पूछा था वो 1998 का, 1994 का समय था, 39वीं का समय था। स्वाभाविक है कि उस समय 17%, आज की तारीख में 17.5 भी बदल जाए। कि हम जो बता रहे हैं 17.5 वो 2011 की जनगणना के आलोक में बता रहे हैं। अब हो सकता है कि 18% के आसपास हो जाए भविष्य के लिए। लेकिन कहने का अर्थ है क्वेश्चन को समझो। का क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित राज्यों में से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? राजस्थान, उड़ीसा, त्रिपुरा, इनमें से कोई नहीं। से नहीं गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़, कहीं आता है मित्र पर गमछा झाड़ में? खत्म हो गया।
का क्वेश्चन भारत विस्तृत है अक्षांश देशांतर के दृष्टि से, सेम है, उसका विकल्प है, ठीक है कि नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा क्षेत्र अवस्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में ए भोपाल, 2 रांची, 3 आइजोल, 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 इनमें से कोई नहीं। उस साल 5 चॉइस दिया जाए। उत्तर में कर्क रेखा के उत्तर में कौन है? आइजोल है, और सब क्या है? कर्क रेखा के दक्षिण में है, तो उस आधार पे भी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। मतलब मैप जो कहते हैं कि मैप को बराबर देखते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम में कितना का अंतर पाया जाता है? तो बहुत आसान है, वैसे ही बना दीजिएगा। नहीं, 5.5 घंटा नहीं दिया, +4 घंटा, +5 घंटा, -5 घंटा, -4 घंटा, +5 घंटा के अनुसार +5 घंटा उत्तर सही होगा, ठीक है कि नहीं। यदि इनमें से कोई नहीं है, हमारे सत्येंद्र जक्सना ऐसा क्वेश्चन देते हैं हमसे, सर यदि इनमें से कोई नहीं रहा तो क्या? अरे एग्जैक्ट तो 5.5 का तो 5.5 ही घंटा आंसर। लेकिन कई बार विकल्प के अनुसार आपको समाधान ढूंढना होता है, तो समाधान इसमें क्या हो? फिर यही क्वेश्चन आए हुए 45वीं के बाद पूछे हुए बीपीएससी TRE 3 में एकदम एग्जैक्ट, ग्रीनविच टाइम के भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? 6.5 घंटा, 4.5 घंटा, 5.5 घंटा, 6 घंटा। ठीक है, तो आशा है कि समझ गए होंगे। आपका बीपीएससी 3 ज़्यादा एग्जैक्ट दिया बीपीएससी सी की तुलना, ठीक है कि नहीं। और ये आपका पहला चैप्टर से फिर भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन सी, ये क्वेश्चन पूछे हुए है। अरे कौन सी है? मैकमोहन है। फिर क्वेश्चन पूछे हुए म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती है? अरुणामामी, इतना याद रखिएगा। और 60वीं में पूछा है निम्नलिखित में से भारत की सीमा सबसे लंबी किस देश के साथ लगती है? तो फर्स्ट लाइन तो बहुत डिटेल पढ़ा दी जी सर, हम तो आपको बहुत अंदर तक पढ़ा दिया कि कैसे किस स्तर का। देखो आदमी थोड़ा पढ़ लेता है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आसान नहीं पढ़े जाते हो, तो यही क्वेश्चन क्या है, कहाँ से आ गया, मानक समय क्या है, नहीं मानक समय कर्क रेखा को कैसे काटेगी, ठीक है कि नहीं। तो बहुत तरह के फिर मन में प्रश्न उठते हैं, ये डिटेल पढ़ के ही जाना चाहिए। तो 10-12 क्वेश्चन जो अभी तक आया है, कहीं कोई आपको कठिनाई नहीं होती, ठीक है कि नहीं, मूल में आ तो बैंक लेके सिलेबस लेके मांग लेके चलने के लिए कहते हैं, वो भी नहीं लेके, वो भी घड़ी पे रख के आते, कहीं रखियो कहीं अवैछियो अलग से, ठीक है कि नहीं। तो भी लेके आते, तो हमेशा सिलेबस क्वेश्चन बैंक ये सब लेके चलना चाहिए। आगे चले, कहाँ थे हम लोग, तो क्या, तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा अक्षांशीय विस्तार क्या हो गया। और जब भी कोई भाग पढ़ते हैं तो उसके बाद क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? बूस्टर फैक्टर, बूस्टर फैक्टर भी पढ़िएगा, बूस्टर फैक्टर मीन्स मीन्स महत्वपूर्ण है कि निम्न आर्थिक क्षेत्र, निम्न आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमिक जोन, अन्य आर्थिक क्षेत्र, निम्न आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल होता है। का मतलब ये होता है निम्न आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल, निम्न आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल होता है। डेट उसको कितना माइल होता है? अनकी 200 समुद्री मील का अर्थ होता है कि जहां तक हमारी 200 समुद्री मील भारत की सीमा से सीमा से जाती है, हम यहाँ तक के संसाधन पे, समुद्री संसाधन पर क्या कर सकते, अधिकार रख, संसाधन पे अधिकार।
और हमारा समुद्री साधन में मुख्य क्या है? मत्स्य, जल, एक्वा पार्क की बड़ी, एक्वा पार्क क्या है? एक्वा पार्क में क्या रखते हैं? रखते हैं अर्ध का। एक्वा पार्क में क्या रहता है? क्या कि नहीं, अभिभाषण में भी राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में भी एक्वा पार्क की, और इसी से जुड़ा हुआ हमारा है, मछली से ही जुड़ा हुआ है ब्लू रिवॉल्यूशन, ध्यान रखिए। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा है ब्लू इकोनॉमी, क्योंकि न केवल मत्स्य आता है बल्कि पत्थर आता है, पॉलीमेटेलिक, पॉलीमेटेलिक सब्सटेंस आते हैं, हिंदी में कहते हैं बहुधात्विक पिंड, कोबाल्ट रहता है। बहुधात्विक, धात्विक पिंड, धात्विक पिंड में क्या रहता है? कोबाल्ट, है कि नहीं? ये सब हमारे क्या है? तो सब हमारे संसाधन है, मतलब 200 नॉटिकल मील तक हमारे एकाधिकार है। समुद्र का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्सेज है खनिज तेल, गैस, खनिज तेल और गैस में नेचुरल गैस, नेचुरल, इतना अधिकार, इतना समुद्री संसाधन। जेड का महत्व क्या है? जेड ऐसा क्षेत्र है जिस पर माइल तक भारत का को माना जाता है साधन के औद्योगिक प्राकृतिक गैस, कीमती पत्थर पाए जाते हैं कि नहीं? तो ये आपका क्या है? ई जेड का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट है वो लिख लिए ना, टिक लगा लिए ना, तो लिखिए अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न, अविच्छिन्न मंडल, ये क्या होता है? अविच्छिन्न मंडल होता है, गेस करो, मारो, अविच्छिन्न मंडल क्या होता है? ऐसा मंडल जो भारत का 12 नॉटिकल मील तक माना जाता है, और 12 नॉटिकल मील तक हम बना सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं, हम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? अविच्छिन्न। तो मंडल मतलब हमारा कहाँ तक नियंत्रण माना है? यह अविच्छिन्न मंडल है 12 नॉटिकल मील, 12 समुद्री मील तक, लिख दीजिएगा मंडल। क्या क्षेत्रीय सागर से, या क्षेत्रीय सागर से, या क्षेत्रीय सागर से, ये सागर से 12 नॉटिकल मील तक का, 12 नॉटिकल मील तक के 12 नॉटिकल मील तक के 12 नॉटिकल मील तक, ठीक है, 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को अविच्छिन्न मंडल कहते हैं। यहाँ से भारत, यहाँ से भारत और नियमों के निर्धारण के मामले में अधिकार रखते हैं, प्रदर्शन और नियमों के निर्धारण का अधिकार रखते हैं। भारत सन काम और
और विभिन्न नियम से संबंधित कारक। तो जो समुद्री तार बिछाते हैं, केबल वायर समुद्र में, इन सब में भी अधिकार का अंश इन मंडल के कारण। से एक और होता है क्षेत्रीय सागर, ठीक है कि नहीं। हमारे समुद्र में हाथ के अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, एक गेट सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा अविच्छिन्न मंडल, दोनों का जो नॉटिकल माइल है वो याद रखना है। गेट का है 200 नॉटिकल माइल और अविच्छिन्न मंडल का है 12 नॉटिकल। 12 नॉटिकल माइल तक हम नियम बनाने के कड़ी में क्या है, स्वतंत्र संप्रभु। और तीसरा होता है क्षेत्रीय सागर, का विस्तार आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल होता है। का विस्तार आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक है। भारत का इस पर पूर्ण अधिकार है। क्षेत्रीय सागर, तीसरा है क्षेत्रीय सागर, का विस्तार आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होता है। 12 नॉटिकल मील तक होता है। 12 नॉटिकल मील तक होता है। यह भारत के पूर्ण अधिकार का क्षेत्र है। यहाँ भारत के आदेश का कोई भी जलयान वायुयान प्रवेश नहीं कर सकता। यह भारत का पूर्ण अधिकार क्षेत्र है, पूर्ण अधिकार क्षेत्र है। तो हम लोग राष्ट्रीय जगत में एक नियम छोड़कर देखते हैं जिसका नाम है इनोसेंट पैसेज लॉ। इनोसेंट पैसेज लॉ में है, यहाँ करके कोई भी देश आक्रामक नहीं हो सकता। हमको जाने कैसे नहीं दो, मेरे घर में क्या हुआ, मेरा घर तक का नहीं। एक होता है कि हमारा प्रभाव क्षेत्र, हमारा क्षेत्र नहीं, सब में अंतर है ना। हमारा क्षेत्र मान लिया यहाँ के सीढ़ी तक है, कहेगा हम घुसेंगे, हम घुसने देंगे, वह क्षेत्रीय से। सड़क क्या है, प्रभाव क्षेत्र, वहाँ का हम इकोनॉमिक यूज कर सकते, ठीक है कि नहीं। 200 नॉटिकल माइल है, ठीक है कि नहीं। एक है कि हमारे नीचे जो उतरा, जहाँ पे कुर्सी लगा के आप बैठते हैं, ठीक है कि नहीं, वो आपका हुआ क्या, अविच्छिन्न क्षेत्र। वो क्या हुआ, अविच्छिन्न क्षेत्र, जहाँ पर आप नियम वम, वहाँ पे यदि कोई पॉल्यूशन फैलाना, मोटरसाइकिल लगा के पॉल्यूशन फैलाना चाहेगा तो हम कहेंगे ना कि नियम नहीं, के विरुद्ध यहाँ से हटाइए। सड़क पे नहीं कर सकते, सड़क पे प्रभाव क्षेत्र, प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते, लेकिन क्षेत्रीय सागर, अविच्छिन्न मंडल और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो समझ गए ना। लिखेंगे क्षेत्रीय सागर कितना है, 12 नॉटिकल। इस पे तो इनोसेंट पैसेज लॉ को फॉलो करता है। यह इनोसेंट पैसेज लॉ को फॉलो करता है। इनोसेंट पैसेज लॉ को फॉलो करता है। तीनों आपको एकदम ध्यान रखना है। ये सागर कितना नॉटिकल में, क्षेत्रीय सागर है 12 नॉटिकल। किसको फॉलो करेगा, इनोसेंट पैसेज लॉ को फॉलो कर, है। अविच्छिन्न भी 12 नॉटिकल मील तक का ही है। और तीसरा क्या था, इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल मील तक का है। से ध्यान रखिएगा, समुद्र की गहराई को किससे मापते हैं, फैदम से। समुद्र की गहराई को किससे मापते हैं, कॉपी के ऊपर में लिख दो, गहराई को फैदम से, समुद्र की गहराई को फैदम से माप, ठीक है। समुद्र की गहराई को फैदम से मापा जाता है।
समुद्र की गहराई को कदम से मापा जाता है, से मापते हैं, कदम से मापते को, इसको समुद्र की गहराई। नेक्स्ट, ध्यान में रखें, हाथ का उच्चतम बिंदु, हाथ का उच्चतम बिंदु, हाथ का उच्चतम बिंदु, हाथ का उच्चतम बिंदु पाक अधिकृत कश्मीर में काराकोरम श्रेणी में स्थित, पाक अधिकृत कश्मीर में काराकोरम श्रेणी में स्थित, काराकोरम श्रेणी में स्थित गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन कौन है? गाडविन ऑस्टिन कौन है? गाडविन ऑस्टिन। जबकि भारत में स्थित सबसे ऊंची बिंदु, भारत में स्थित सबसे ऊंची बिंदु, भारत में स्थित सबसे ऊंची बिंदु कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल में है, सिक्किम और नेपाल में, ठीक है, सिक्किम और नेपाल में। भूलेंगे नहीं, पूरी तरह से भारत में स्थित उत्तम बिंदु नंदा देवी, भूलेंगे नहीं, तरह से नेपाल में स्थित, तरह से नेपाल में स्थित, सॉरी भारत में स्थित, भारत में स्थित नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड, कौन देवी? नंदा देवी उत्तराखंड, है। हाथ का सबसे निम्नतम बिंदु, ये तो हुआ उच्चतम बिंदु, हाथ का सबसे निम्नतम बिंदु लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? तुहनाद केरल, तुहनाद केरल, तुहनाद हाथ का सबसे निम्नतम बिंदु तुहनाद केरल है, कौन है? तुहनाद केरल, तुहनाद केरल। नेक्स्ट, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकाय से अलग करती है, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल अलग करती, मालदीव को मिनिकाय से अलग करती, लक्षद्वीप सबसे बड़ी द्वीप, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकाय को मालदीव से अलग करती है, अलग करती, जबकि जबकि 9 डिग्री चैनल मिनिकाय को शेष लक्षद्वीप, मिनिकाय चैनल 9 डिग्री चैनल मिनिकाय को शेष लक्षद्वीप, शेष लक्षद्वीप, शेष लक्षद्वीप। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, और ग्रेट चैनल, और ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार को, और ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार को, ग्रेट निकोबार को
मात्रा से अलग कर, मात्रा से अलग कर, ठीक है, मात्रा से अलग कर। ये हमारी पहला चैप्टर की कंप्लीट बातें हैं। इसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चन दाएं बाएं नहीं रहे। एक कल ही बता दिए थे कि अब केंद्र शासित प्रदेश, अभी रुको यार, अभी का कि नहीं। हाँ। और याद करके रखिएगा कि कल ही बता दिए थे आप लोग को। कौन सा चीज कल बताए थे? क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश अब लद्दाख। लद्दाख में काराकोरम रेंज में याद रखिएगा कारगिल नदी लिख दीजिए। कारगिल का और लिख देंगे कारगिल, कारगिल नदी के किनारे शुरू, जबकि लेह के किनारे, जबकि लेह लेह सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, के किनारे है, सिंधु के किनारे। यह किसके किनारे है? गुजरात के डायनासोर में अंडों का, डायनासोर, गुजरात के डायनासोर, गुजरात में डायनासोर के अंडे का अवशेष मिला, लिख देना। इस तरह का कोई साक्ष्य में अगर मिलता है तो भौगोलिक परिचय में ही लिख। गुजरात से डायनासोर के अंडे का साक्ष्य मिला, क्या मिला है? अंडे का साक्ष्य मिला, अंडे का, क्या लिख दिए थे? भारत और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच अंतर का अंतर है, लिख दिए थे ना। चलिए ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ये क्या हो गया। अब इसी में कड़ी में नीति में उस चैप्टर की चर्चा नहीं किया, लेकिन उसको जान करके ही आप आगे बढ़ेंगे। छोटी सी 15-20, वह है भारत की भूगर्भिक संरचना। ये जो भूगर्भिक संरचना है, के कई भाग होते हैं। सबसे प्राचीनतम चट्टान समूह, भूगर्भिक संरचना का मतलब क्या? चट्टान समूह, पार्कियन से लेकर गोंडवाना तक। और वो कमीशन के दृष्टि से आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर भारत की भूगर्भिक संरचना, जियोग्राफिकल या जियो स्ट्रक्चर। हाँ, बड़ा काम है ना।